एक रोज मैं खाना बना रही थी कि दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो मेरे शोर सलीम सामने खड़े थे। साथ एक और शख्स भी था। मुझे देखकर वो दरवाजे के ओट में हो गया। तभी मेरे शोर बोले, आज दफ्तर से जल्दी घर आना हो गया। अचानक मेहमान आ गया। क्या खाना तैयार है? जी तैयार है, तकरीबन ये कहकर मैं बावर्ची खाने में चली गई और सलीम दोस्त को लेकर बैठक में जा बैठे। उन्होंने खाना खाकर मेहमान को बैठक में पड़ी चारपाई पर आराम करने को कहा और मुझे उस दोस्त के बारे में बताया। फिरोज मेरे बचपन का दोस्त है, आजकल बुरे हालात का शिकार है, तो अब मेरे पास आया है। यहाँ ना तो इसके पास रहने का ठिकाना है, ना ही रोजगार में परेशान हूँ कि इसको कहाँ ठहराऊँ। बैठक में ठहरा लीजिए, मैंने शोर को परेशान देकर कहा। वो भी एक तरह से रजामंदी लेना चाह रहे थे, क्योंकि मेहमान की खाने का इंतजाम तो मुझे ही करना था। सलीम पर सुकून हो गए और बोले, मैंने उसे तसल्ली दी है कि जब तक तुम्हारे रोजगार का बंदोबस्त नहीं हो जाता तब तक कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरे पास रह जाओ, रहने का ठिकाना, रोजगार सब अल्लाह की मेहरबानी से हो जाएगा। सलीम ने घर की बैठक फिरोज के लिए खाली कर दी और मैं सुबह शाम खाना पकाकर भिजवाने लगी। 2 माह ये शख्स हमारे घर मेहमान रहा। कुछ उसको बेफिक्री और सुकून मैसर आया तो वह दिलजमी से नौकरी की तलाश शुरू कर दी। सलीम भी अपने जानने वालों से कहते कि मेरे दोस्त फिरोज को मुलाजमत की ज़रूरत है, कोई सिलसिला बने तो मदद करना। आगे उनकी कोशिशें रंग लाई और फिरोज को एक महकमे में मुनासिब नौकरी मिल गई। माली मोहताजी दूर हो गई तो रहने का ठिकाना ढूंढने लगा। तभी सलीम ने अपनी मकान मालकन से तज़किरा किया, हमारे बराबर वाला मकान खाली पड़ा है। उस औरत ने यह घर फिरोज को मुनासिब किराए पर दे दिया। यूं अब वो हमारा पड़ोसी बन गया। उसके पड़ोस में खुद मकान मालकन की रिहाइश थी। सब कुछ तो हो गया, लेकिन अब एक मसला उसे दरपेश था कि उसे खाना बनाकर देने वाला कोई न था। मैं भी चाहती थी कि वो अपना कोई इंतजाम कर ले। वो भी तकलीफ महसूस करने लगा था। कहता था, भाभी मैंने बहुत तकलीफ उठाई है, मजीद उनको जहमत नहीं देना चाहता। आखिर सलीम ने मशवरा दिया कि फिरोज मियाँ शादी कर लो। कब तक कोई तुम्हें खाना खिलाएगा और कब तक होटल का मुज़र सेहत खाना खाओगे? उस पर वो हंस दिया। बोला, सलीम यार, मेरा कौन है जो मेरी शादी कराएगा? इन्हीं दिनों मेरी छोटी बहन इलाज की खातिर गांव से हमारे घर आई हुई थी। वो कुछ अरसा से बीमार रहती थी। हमीद ने मुझसे जिक्र किया कि तुम कहो तो मैं फिरोज से बात करूं। पहले अपनी माँ से सलाह मशवरा ले लो, वो मान जाए तो रोशन की शादी फिरोज से हो सकती है। लेकिन मुझे तो नहीं खबर कि आपका दोस्त कैसा आदमी है। अरे भाई, निहायत शरीफ आदमी है। हम बचपन से साथ खेले हैं, आगे पीछे कोई नहीं। 2 माह में तुमने भी जांच परख लिया होगा, कोई बुरी आदत इसमें नहीं। ठीक है, मैं अम्मी और बहन से बात करती हूँ, तुम बाद में दोस्त से बात करना। मैं माँ से बात की। वो बोली, कौन माँ नहीं चाहती कि उसकी लड़की वक्त पर ब्याही न जाए। तुमको पता है कि 2-3 माह से तुम्हारी बहन कुछ अलील रहने लगी है, तभी यहाँ लाई हूँ। पहले ये ठीक हो जाए। हाँ माँ, इलाज होगा तो ठीक हो जाएगी। आपने आखिर उसे ब्याहना तो है ना? फिर तुम और सलीम खुद सोचकर रिश्ता तय कर लो। हमारे माली हालात का भी तुम लोगों को इल्म है, इसकी आप फिक्र ना करें। आप रजामंद हैं तो मैं सलीम से बात कर लेती हूँ। जो मैंने सलीम से और उन्होंने फिरोज से इसके रिश्ते का तज़किरा किया। जवाब में फिरोज चुप रहा। इस चुप का क्या मतलब है? यार, मेरी साली देखी भाली है, अपने घर की लड़की है। अगर तुम शादी करना चाहते हो, तेरा घर आबाद हो जाएगा और खाने पीने की मुश्किलात से भी उसे निजात मिल जाएगी। फिरोज ने कहा, जो तुम बेहतर समझो मुझे मंजूर है। अब तुम ही मेरे भाई हो और दोस्त भी। बात इतनी जल्दी बन जाएगी, मुझे गुमान भी ना था कि कल तक जो मेहमान था आज हमारे घर का एक फर्द बनने जा रहा था। फिरोज ने सलीम से भी कहा था, मेरी माली हालत तुमसे पोशीदा नहीं है, अभी मेरी नौकरी लगी है, इसकी तुम फिक्र मत करो, वो सब इंतजाम हो जाएगा। तुम रजामंद हो
तो फिर मैं सास और साली से बात कर लेता हूँ। यूँ फिरोज की शादी मेरी बहन से रोशन से हो गई। जेवर कपड़ा सब मैंने अपनी तरफ से बहन को दिया, क्योंकि फिरोज के पास बरी और जेवर के लिए रकम न थी। लड़के की तरफ से शादी का खर्चा भी हमने किया। मुझे यकीन था कि रोशन शादी के बाद खुशी मिलने से ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसकी शादी की उम्र निकली जा रही थी और मेरे वालिदैन के माली हालात दुरुस्त न होने के सबब कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं मिल रहा था। इस सूरत हाल में अक्सर लड़कियां नाउम्मीद होकर बीमार और चिड़चिड़ी हो जाती हैं और उनकी बीमारी किसी के समझ में नहीं आती। हुआ भी यही कि शादी के बाद रोशन की रंगत सुर्ख होने लगी और वो तंदुरुस्त दिखाई देने लगी। सलीम ने भी यही सोचा था कि उसकी जरा सी कुर्बानी यानी शादी का खर्चा उठाने पर उनके घर का दोस्त बच जाएगा और ससुराली भी खुश हो जाएंगे कि उनकी लड़की को अच्छा घर मिल गया है। दोनों का घर बन गया। फिरोज और रोशन खुश रहने लगे और अपनी दुनिया में मगन हो गए। हम भी खुश थे कि चलो अच्छा हुआ सलीम ससुरालियों में सुरखरू थे कि रोशन शादी के बाद खुश थी। साल बाद उसने बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम उसने हुरिया रखा। वो बहुत प्यारी खूबसूरत गोल मटोल भी थी। हमारे घर का बच्चा न था। मैं उसे घर ले आती, घंटों अपने पास रखती। मुझको अपनी भांजी बहुत प्यारी लगती थी। अब तो वो हिमा वक्त मेरे पास ही रहती। वो मुझसे इतनी मायूस हो गई थी कि जब रात को सो जाती तब माँ उठाकर ले जाती। अब वो 2 साल की हो गई थी और मेरी इतनी आदी हो गई थी कि 1 मिनट भी मेरे बगैर नहीं रहती थी। खुदा की करनी कि मेरी बहन फिर से बीमार रहने लगी और उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि लागुर हो गई। डॉक्टरों ने कैंसर तशखीस किया और वो 6 माह बाद ही चल बसी। जवान मौत पर हर आंख कशकबार थी, लेकिन फिरोज का तो घर उजड़ गया था और हुरिया भी आसरा हो गई थी। तभी फिरोज ने उसे मुकम्मल तौर पर मेरे सुपुर्द कर दिया कि अब ये आप ही की बच्ची है, आपने इसकी परवरिश करना है। बहन की वफात और भांजी के बिन माँ हो जाने पर मैं बहुत रोया करती थी। सलीम बेगम जदा थे कि उनके प्यारे दोस्त का घर उजड़ गया था। इस अरसा में ये किसी को पता न चला कि हम आपस में रिश्तेदार हैं या गैर। रोशन ने अपनी वफात से 2 दिन कबल फिरोज से वादा लिया था कि मेरी बच्ची को बाजी को दे देना और खुद जहाँ मर्जी हो शादी कर लेना। साल बाद मैंने और सलीम ने फिरोज को मशवरा दिया कि वो दोबारा शादी कर ले, बच्ची तो हमारे पास है। मगर उसने इनकार कर दिया। उसका कहना था कि अब मैं और शादी नहीं करूँगा, बस ऐसे ही जिंदगी गुजार लूँगा। कुछ अरसे बाद पता चला कि वो घर की मालकन सरवरी बेगम के घर भी आता जाता है। उसका शोहर सऊदी अरब कमाने गया हुआ था। वो घर में बच्चों के साथ अकेली रहती थी। हमने उन दोनों के बारे में 6 मगोइयाँ सुनी तो सलीम ने फिरोज से पूछा। वो बरहम हो गया, कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लोग तो यूं ही बात का बतंगड़ बना लेते हैं। उस बेचारी का मर्द प्रदेश में है, उसको बाहर के काम करवाने होते हैं तो पहले करवा देती है, मैं कर देता हूँ। बस इतनी सी बात है जिस पर लोग हमें बदनाम कर रहे हैं। सलीम ये बात सुनकर खामोश रहे। हालांकि लोगों ने ये तक कहा था कि इस सरवरी बेगम रात को फिरोज को घर आती जाती है। महल्ले और पास पड़ोस के लोगों ने देखा था कि तभी सर्दियाँ आईं। फिरोज ने मुझसे कहा, बाजी मेरी रजाई धुलवा कर भरवा दें, मुझे रात को सर्दी महसूस होने लगी है। मैंने कहा, भैया मकान और पेटी की चाबियां दे जाना, मैं जाकर रजाई निकाल लूंगी। उसने मुझे चाबियां दे दी। मैं उसी रोज गई और बिस्तरों वाली पेटी से रजाई निकालने लगी। यूं ही मैंने एक रजाई बाहर निकाली, उसके अंदर से कई खत भी निकलकर फर्श पर गिर पड़े। मैं ये देखकर घबरा गई। ये सरवरी बेगम के मोहब्बतनामे थे जो फिरोज के नाम थे। एक शादीशुदा औरत और 2 बच्चों की माँ, जिसका खामद उसको सुख पहुंचाने की खातिर परदेश में था। उसके एक गैर आदमी से इस किस्म की जान पहचान देखकर मुझे पड़ोसन से बहुत नफरत महसूस हुई। साथ ही अपने बहनोई के अच्छे किरदार के बारे में जो राय थी वो जमीन बोस होकर गिर पड़ी। मैं तो फिरोज को निहायत नेकचलन और बाकिरदार शख्स समझती थी। इन खतूत में हमारे घर की बातें भी थीं। मैं ये सारे खतूत उठाकर घर ले आई।
जब फिरोज को पता चला कि खत मैं उठा लाई हूँ तो वो बहुत नाराज हुआ और हमसे झगड़ पड़ा और अपना जेवर जो हमारे पास था तलब किया। जो उसकी रकम हमारे पास अमानत रखी थी वो भी हमसे ले ली। यही नहीं, अपनी बच्ची भी ले गया। हमसे बोलचाल बंद कर दी और बच्ची को सरवरी बेगम के सुपुर्द कर दिया। मेरे लिए ये सब कुछ बेहद तकलीफ दे था। बच्ची आंखों के सामने साथ वाले घर में रोती रहती और हम उसको अपने पास नहीं ला सकते थे। वो मुझको अम्मी कहकर बुलाती थी। वो अम्मी अम्मी की दुआएं देती रहती और मैं दीवार से उधर की पुकार सुनकर रोती और तड़पती रहती। सलीम से मेरी ये हालत नहीं देखी जाती थी। आखिर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि फिरोज से लड़ने के बजाय घर ही तब्दील कर लें, ताकि ना बच्ची की आवाज़ हमारे कानों तक आएगी और ना ही झगड़ा होगा। हमारा सिर्फ यही कसूर था कि हमने फिरोज को समझाया था कि वो एक गैर औरत से गलत मुरासिम ना रखे, क्योंकि यह बुरी बात है और बुरी बातों का अंजाम बहुत बुरा ही होता है। बस हमारी यही नसीहत उसको हमसे दूर कर गई। जिस दिन हम घर छोड़कर जा रहे थे सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सब ने पूछा, क्या बात है, क्यों तुम मकान तब्दील कर रहे हो? इतने बरसों का साथ है, जाने अब कैसे लोग किराएदार आएंगे। सलीम उनको क्या वजह बताते। यही कहा कि मजबूरी है, इसलिए जा रहे हैं। वो कुछ सामान लेकर चले गए। बाकी सामान और मुझे उन्होंने दूसरे चक्कर में ले जाना था। जब वापस आए तो देखा कि मेरा अच्छा खासा झगड़ा सरवरी बेगम से हो चुका है। जब किसी मामले में औरतें बोल पड़ें तो बात जल्दी खत्म नहीं होती। मोहल्ले की औरतें जमा हो गई। सब ने कहा, 10 साल तुम लोग रहे, आपस में कोई झगड़ा नहीं हुआ, आखिर क्यों अब घर छोड़कर जा रहे हो? और अब झगड़ा भी हो गया। तब मैं फट पड़ी कि ये औरत अपने मोहब्बतनामे मांग रही है जो इसने मेरे बहनोई फिरोज को लिखे हैं, मगर मैं नहीं दूंगी, क्योंकि उन खतूत में हमारी बुराइयां भी लिखी हुई हैं। अगर दूंगी तो फिरोज को दूंगी, क्योंकि मैं उसकी बिस्तर वाली बेटी से उठाए थे। ये मांगने वाली कौन होती है? अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो सारे खतूत आपको भी दिखा सकती हूँ। ये मेरे कहने से तो तूफान ही आ गया और बात मार कुटाई तक पहुंच गई। जब सलीम पहुंचे तो हमारी मार कुटाई और हाथापाई हो रही थी। सलीम ने मुझसे कहा, अस्मा, मुझे तुम्हारी नादानी पर बहुत अफसोस है। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम झगड़ा न करना और खतों की कोई बात मुंह से ना निकालना, तो ये बात तुम्हारे मुंह से क्यों निकल गई? असल में मुझे तो अपनी बहानी से जुदाई का बेहद गम था, जो उस औरत के कब्जे में थी, जबकि ये उसकी कुछ भी नहीं लगती थी। वो बच्ची मेरे पास आने ना देती थी। बस इसी गुस्से के रद्द-ए-अमल से मुझसे ऐसी बात कहलवा दी। हम नए मकान में चले गए, मगर मैं यहाँ आकर कतई खुश न थी। बेहद उदास और बुझी-बुझी रहती थी। हुरिया की जुदाई और बहन की वफात ने मुझ पर बुरा असर डाला था। मैं अपनी मरहूमा बहन की निशानी से बहुत मोहब्बत करती थी। चंद माह तो मैं इसी गम में घुलती रही और फिर आखिर जब्त न रहा, तभी एक रोज अपने पुराने मोहल्ले चली गई। यूं ही रिक्शा पुराने घर के करीब रुका। हुरिया जो बाहर खड़ी थी, उसने मुझको पहचान लिया और अम्मी कहती दौड़ती हुई आकर रिक्शा में चढ़कर बैठ गई। उसकी वालेहाना मोहब्बत से बेकाबू होकर मुझे जाने क्या सूझी कि दिल पर काबू न रहा। मैं आनन फानन उस रिक्शे में अपने साथ लेकर घर आ गई। जब सलीम घर लौटे तो ये वाकया हो चुका था। उन्होंने मुझे बुरा भला कहा और बोले, तुमने ये क्या हरकत की है? अब तुम्हारा बहनोई हमें अपनी बहन के हवा का केस दाखिल कर देगा। मैं तो बच्ची को मोहब्बत में उठा लाई थी, मगर फिरोज भाग दौड़ में लग गया, क्योंकि आस पड़ोस की औरतें देख रही थी कि मैं फिरोज की बेटी को रिक्शा में बिठाकर ले कर आ रही हूँ। बस मेरे बहनोई ने हम पर बच्ची के अगवा का केस दर्ज करवा दिया। तभी सलीम भाग गए। वे उसके पास गए कि ऐसा न करो, मेरी बीवी मोहब्बत से मजबूर होकर भांजी को जरा देर के लिए ले आई थी। मैं खुद भी उसे वापस पहुंचाने आ रहा था। तुम परेशान न हो और न बाढ़ थाने तक ले जाओ। मगर वो बची था। चलो बात वहीं होगी। बड़ी मुश्किल से हमने उसको बांध रखा कि आइंदा ऐसा न होगा।
कल सुबह ही हम तुम्हारी बच्ची को तुम्हारे हवाले कर देंगे। उसने कहा, ठीक है, तुम बच्ची को 1-2 दिन रख लो ताकि मैं केस को ख़त्म करवा दूँ। 2 दिन गुजर गए थे। दोपहर के वक्त जब सलीम दफ्तर से आए ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोला और देखा कि फिरोज बहुत घबराया हुआ खड़ा था। तन पर लिबास भी मौजूद नहीं है, पाँव में चप्पल है। सलीम उसकी हालत पर हैरान हो गए। पूछा, क्या हुआ, खैरियत तो है? खैरियत नहीं है, फिरोज ने जवाब दिया। तुम ठीक कहते थे कि बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। मैं फंस गया हूँ, मुझे अब सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। सलीम उसको अंदर ले आई, पानी पिलाया, अपने कपड़े दिए और तसल्ली दी कि जो कुछ हुआ उससे कतई नज़र मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। बताओ तो सही, बात क्या है? फिरोज ने बताया कि आज दोपहर में सरवरी के साथ अपने घर में मौजूद था कि अचानक बगैर इतला उसका शोर घर में आ गया। मैंने दरवाजे की कुंडी सही तरह नहीं लगाई थी। वो सहन में से होता हुआ कमरे में हमारे सरों पर आ पहुंचा। हम तो बेखौफ बैठे थे। उसका शोर बाहर मुल्क में होता था। अब ये अचानक आफत नाजिल हुई तो हमारे दिमाग सुन्न हो गए। दरअसल वो बगैर इतला के आ गया। घर पहुंचा तो उसके बच्चों ने बताया, माँ साथ वाली मकान में अंकल फिरोज से मिलने गई है। बच्चों को खबर थी कि वो दोपहर को घर आ जाती थी और उनसे कहती थी कि घर का ध्यान रखना, बाहर निकलना मत। जब उस शख्स ने अपनी बीवी को मेरे बहुत करीब देखा तो चिराग पागल हो गया। मैं वहां से किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन उसने पता नहीं अपनी बीवी को कितना मारा कि मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए थे। मैं तो उस जगह जाने से डरता हूँ। मेरे मकान का दरवाज़ा खुला पड़ा है, वहाँ सब सामान, जेवरात, नकदी सूटकेसों में मौजूद है। तुम ही किसी तरह उस मोहल्ले में जाकर ले आओ। क्या हुआ है? मैं तो अब वहाँ नहीं जा सकता, लोग मुझे मारेंगे, मोहल्ले भर में रुसवाई भी होगी। सलीम ने उस वक्त मोटरसाइकिल निकाली और पुराने मोहल्ले चले गए। वहाँ जाकर सूरत हाल देखी, फिरोज के मकान की कुंडी बजाई। वहाँ कोई होता तो बोलता। इतने में मोहल्ले के 3-4 आदमी इकट्ठे हो गए। शायद वो ताक में थे कि वो आए तो उससे 2 हाथ करें। सलीम ने उससे कहा, आपको पता है कि फिरोज का मुझसे झगड़ा हो गया था, इसी वजह से मैं ये घर छोड़कर चला गया था। आज किसी काम से इधर से गुजर रहा था। काम ये था कि फिरोज ने अपनी बच्ची के अगवा का पर्चा हम मियाँ बीवी पर दर्ज करा दिया था, जबकि मेरी बीवी अपनी भांजी को मोहब्बत की वजह से अपने साथ ले गई थी। इस सिलसिले में फिरोज से मिलना चाहता था, मगर यहाँ तो सूरत हाल कुछ और मालूम होती है। मोहल्ले वालों ने फिरोज को खूब गालियाँ दी कि वो तुम्हारा हमजुल्फ था। अब तुम ही उसका सामान यहाँ से उठा कर ले जाओ, वरना हम उसके सामान को आग लगा देंगे। हम किसी सूरत उसको दोबारा इधर नहीं देखना चाहते, वरना खून खराबा होगा। गजब खुदा, एक शरीफ आदमी की गैर मौजूदगी में उसके घर की नकब लगा रहा था। सरवरी का शोर तो बीवी को कत्ल कर डालता अगर हमने दरमियान में पड़कर उस औरत को बचा ना लिया होता। वो तो इतनी जख्मी थी कि उसे अस्पताल ले गए हैं और उसका मर्द थाने बैठा है। हमने गवाही दी कि मियाँ बीवी का किसी मामूली घरेलू बात पर झगड़ा था। बात रफा दफा कर दें, हमने फिरोज का नाम नहीं आने दिया, वरना हमारे मालेदार जो बेचारा इतने अरसे तक तैयारे गैर में बच्चों के लिए खुशियाँ कमा कर लाया था, उसके बच्चे बाप की शफकत से महरूम हो जाते। उस वक्त उसका मकान खाली कर दें और सामान ले जाएं। पुलिस के चक्कर में पड़ गए तो और ज्यादा यहाँ मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सलीम ने ही फिरोज के ये मकान किराए पर दिलवाया था। सब जानते थे कि ये दोनों हमजुल्फ हैं। वो मेरे शौहर पर भरोसा करते थे, उनकी इज्जत करते थे। हम बहुत अरसा यहाँ रह चुके थे। उनकी साख अच्छी थी तो मोहल्ले वालों ने उन पर एतमाद किया। मेरे शौहर ने उन लोगों से वादा किया कि ये कम हो जाएगा, फिक्र न करें। फिलहाल मैं सामान लेकर अपने घर आमंत्रण रख लेता हूँ और फिरोज भी उधर आ नहीं पाएगा। अच्छा हुआ कि आप लोगों ने पुलिस में ऐसा बयान ना दिया कि हमारी इज्जत रख ली, वरना तो
गेहूं के साथ भी पिस जाता है। इस तरह कुछ मदद महल्लेदारों की मौजूदगी में सलीम ने फिरोज का सामान उठाया और रसीद भी लिख दी ताकि मामला रफा-दफा हो जाए। इसके बाद वो उस मोहल्ले में नहीं गए और फिरोज ने तो खुद को काफी अर्सा रूपोश रखा। खबर नहीं कि सरवरी को उसके शोहर ने मार भी किया या नहीं, या तलाक थमा दी, लेकिन इस वाकया ने फिरोज के मिजाज ठिकाने लगा दिए। उसने तौबा कर ली और अपनी बेटी को हमारे सुपुर्द किया। कहा, बाजी, हुरिया को आप ही रखो, आपकी बेटी समझो। तभी मैंने सुख का सांस लिया और उस बेटी की परवरिश करने लगी और इसमें